टेस्ट एनालिसिस में अगर आप सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वो आपकी टेस्ट एनालिसिस कंप्लीट नहीं है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका 2 महीने के अंदर 400 से 600 तक स्कोर भी बढ़ा है। OMR फिलिंग की मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है, जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे लगता है कि किसी ने जहर ही दे दिया। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टेस्ट एंड उसकी एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी प्रिपरेशन में। कई सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि मैम हम लोग को टेस्ट में टाइम कम पड़ जाता है, या फिर हमें समझ नहीं आता कि हम अपनी OMR को पहले से फिल करें या फिर बाद में करें। अगर यही वाला टेस्ट पेपर हमें घर पर मिल जाता ना, तो हम तसल्ली से इसमें 100+ और स्कोर कर सकते थे। तो ऐसा हम क्या करें, जब हम लोग पहली बार उस क्वेश्चन पेपर को अपने एग्जामिनेशन हॉल में देख रहे हैं, हम लोग उसमें अपना 100% देकर इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने एग्जाम में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं या फिर अपने टेस्ट में अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें, जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में आपको टेस्ट पेपर मिल रहा है, आप अपने टाइम को 3 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट तो वो होगा जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, पहली बार आप उस क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्लॉट में एक बार से उस क्वेश्चन पेपर को पूरा रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब आप पहले फिजिक्स करते हैं, पहले बायो करते हैं या फिर पहले केमिस्ट्री करते हैं, वो आपकी चॉइस है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि नीट के स्टूडेंट्स पहले बायो सॉल्व करते हैं, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। आपका क्या सीक्वेंस है वो आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बट जो फर्स्ट स्लॉट है उसमें आप पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार से रीड करेंगे एंड जो क्वेश्चन आंख बंद करके भी जिन्हें आप आंसर कर सकते हैं उन्हें आंसर करते जाएंगे। आंसर इन द सेंस अपने क्वेश्चन पेपर में मार्क करते जाएंगे। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आ गया पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, नींद में भी हम बता सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप लोग डायरेक्टली मार्क करते जाएंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट स्लॉट। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी है तो फिर इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, टाइम आपका लगभग 1.5 घंटे का इसमें लग जाएगा। बट अगर ये क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है तो आप इसे 1.25 घंटे में कर लेंगे, नेक्स्ट स्लॉट आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे ही आपका स्लॉट B स्टार्ट होता है, मतलब एक बार आप अपने पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार से देख चुके हैं, ये आपका स्लॉट A हो गया। अब आते हैं आप स्लॉट B में। जैसे ही आप अपना स्लॉट B स्टार्ट करते हैं, उसमें आप क्या करेंगे, जो भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे या फिर वो क्वेश्चन जो कि लेंदी थे उन्हें आप अटेम्प्ट करेंगे। लेंदी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं, वेल एंड गुड। कन्फ्यूजन होता है तो उन्हें अभी के लिए आप होल्ड कर देंगे। सेम कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। नहीं होते हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप उसे होल्ड कर देंगे। जो क्वेश्चन आप सेकेंड स्लॉट में कर सकते हैं, मतलब थोड़े से हार्डर लेवल के हैं, मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, आप अटेम्प्ट करते जाएंगे एंड उन्हें मार्क करते जाएंगे। यही वाला स्लॉट वो होगा जिसमें आप अपनी OMR भी फिल करेंगे। जैसे ही आप एक बार से जो भी आपके क्वेश्चन बचे थे उन्हें आपने देख लिया, अब आप अपनी OMR फिल कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आप अभी तक कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट गो में एंड सेकंड में जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, OMR में इसे आप फिल कर लेंगे। ये वाला स्लॉट लगभग आपका 1.5 घंटे का ही रहेगा, 1.5 से पौने 2 घंटे का, डिपेंड कि आपका फर्स्ट वाला स्लॉट कितना बड़ा था। 3 घंटे आपके यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे आपके टेस्ट पेपर के। अब आपके पास बचेंगे 20 मिनट। आगे वाले 3 घंटे में आप अपने क्वेश्चन पेपर को 2 बार से देख चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं एंड OMR भी फिल कर चुके हैं। अब आपको तसल्ली है कि जितना आप आराम से कर सकते थे वो एटलीस्ट आप कर चुके हैं। अब बचे हैं आपके पास 20 मिनट। 20 मिनट के अलावा वो क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले हैं या फिर वो हैं जिनकी कैलकुलेशन में आप गलतियां कर रहे हैं। अब आपके 20 मिनट जो बचे हुए हैं उनमें आपकी और उन क्वेश्चंस की फाइट है। अब आप कितने उसमें से करेक्ट कर लेते हैं या फिर कितने अटेम्प्ट कर लेते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जो भी आप कर लें उन्हें मार्क कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपका जो टेस्ट पेपर है आपको उसे अटेम्प्ट कैसे करना है, टाइमली आपको उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। नेक्स्ट आता है कि टेस्ट पेपर तो हमने सॉल्व कर लिया, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टेस्ट देकर आते हैं एंड कहते हैं अब इस टेस्ट पेपर को फेंक दो, मुझे इसे देखना नहीं है, नेक्स्ट टेस्ट की मैं अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा और इस टेस्ट को छोड़ दो। ये सबसे बड़ी गलती है। दूसरे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो अपना स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, चलो पिछले टेस्ट से 5 नंबर बढ़ गए, मैं खुश हूँ, या फिर पिछले टेस्ट से 5 नंबर कम हो गए, चलो बाहर में जाने दो, एंड उसे छोड़ देते हैं। तीसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट आते हैं जिन्हें लगता है कि मुझे टेस्ट को एनालाइज करना चाहिए एंड वो देखते हैं कि इनकरेक्ट कौन से क्वेश्चन हुए हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देख लेते हैं। बट टेस्ट एनालिसिस में अगर आप सिर्फ इनकरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख रहे हैं तो वो आपकी टेस्ट एनालिसिस कंप्लीट नहीं है। आपको जब भी आप टेस्ट को एनालाइज करें तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ आपको करेक्ट क्वेश्चन की भी एनालिसिस करनी है। टेस्ट एनालिसिस के मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। देखिए, टेस्ट एनालिसिस जब भी आपको करनी है तो आपकी एनालिसिस टेस्ट के बाद में स्टार्ट नहीं होती। आपकी जब आप टेस्ट देने गए हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, तभी से आपकी एनालिसिस स्टार्ट हो जाती है। जब आप टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे एंड मेनली जो आपके थर्ड स्लॉट वाले जो क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आपने कन्फ्यूजन में मार्क किया होगा या फिर आपने कन्फ्यूजन में छोड़ दिया होगा, तो एटलीस्ट वहाँ पर आप C लिख कर आइए। C स्टैंड्स फॉर
कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, जो भी आपका सी आप लिख लीजिए, आप स्टार मार्क कर लीजिए, आपकी चॉइस है, बट उस क्वेश्चन पर एटलीस्ट कुछ मार्क बना के आइए कि ये वाला क्वेश्चन था, मुझे कन्फ्यूजन था और मैं मार्क करके आया हूँ, देखता हूँ घर पर जाकर करेक्ट होता है या इनकरेक्ट। सेम ये वाला क्वेश्चन था, मुझे कन्फ्यूजन था, मैंने स्किप कर दिया है, घर पर जाके देखूंगा कि मेरा जो मैं सोच रहा था क्या वो सही था। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वहां पर सी लिख कर आएंगे, एंड जहां पर आप कभी तुक्का मार कर आए हैं तो वहां पर भी मार्क कर लेंगे कि घर पर जाके देखूंगा मेरा तुक्का ठीक हुआ कि नहीं। ये तो हो गई आपकी जब आप एग्जाम दे रहे हैं तभी से आपकी एनालिसिस स्टार्ट। अब जब घर आके आप एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। मेनली आपको लेनी है अपनी एक डायरी या फिर एक कोई कॉपी। अगर आपके पास डाउट कॉपी ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी अपने डाउट्स वहाँ मेंशन करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसी में आप सेक्शन बना सकते हैं, वहाँ पर आप नेक्स्ट सेक्शन मतलब हाफ एंड हाफ में डिवाइड कर लीजिए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक साइड बना लीजिए अपनी टेस्ट एनालिसिस को, उसको आप डिवाइड करके बना सकते हैं। टेस्ट एनालिसिस के आप क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे एंड उसमें डेट वाइज लिखेंगे कि आज ये वाली डेट थी एंड ये मेरा जो है टेस्ट था। अब ये वाले टेस्ट में जो भी आपका टॉपिक था, टॉपिक क्या था, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स आए थे, कौन से चैप्टर्स आए थे, ये आप उसमें लिख लेंगे एंड आप बनाएंगे 3 सेक्शंस। फर्स्ट तो वो होगा जिसमें आपके क्वेश्चंस करेक्ट गए होंगे। मान लीजिए आपके 180 में से 140 क्वेश्चंस करेक्ट हुए तो आप लिखेंगे राइट क्वेश्चंस कितने थे एंड नंबर लिख लेंगे 140। दूसरा आप बनाएंगे इनकरेक्ट कितने हुए एंड नंबर कितने आपके गलत हुए, एंड लास्ट वाला आप बनाएंगे जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। ये 3 आप सेक्शन बना लेंगे। अब करेक्ट में भी आप देखेंगे कि आपने 100% श्योर होकर जो मार्क किया वो करेक्ट हुआ, या फिर दूसरी कैटेगरी आपने तुक्का मारा तो आपका करेक्ट हुआ, या फिर तीसरी कैटेगरी जहां पर आप कंफ्यूजन में थे बट आपने मार्क कर दिया एंड वो करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट कैटेगरी जहां पर आप 100% श्योर थे एंड करेक्ट हुआ तो उसके लिए तो आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए क्योंकि आपने उसे करेक्ट कर दिया है। बट जो सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी है, आज सही हो गया है, ज़रूरी नहीं है हर बार वो क्वेश्चन आपसे सही हो, तो एक बार से उसका जो कॉन्सेप्ट है, अगर डेटा बेस्ड है तो जो भी है उसको एक बार जाकर ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए और इन वाले क्वेश्चंस को अपनी डाउट कॉपी में ज़रूर से ज़रूर मेंशन भी कर लीजिए। ये हो गया आपके करेक्ट क्वेश्चंस का जो है डिवीजन। अब आते हैं हम लोग इनकरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ। जब हम लोग इनकरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के इनकरेक्ट होने के एक नहीं बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट तो ये कि आपने तुक्का मारा और क्वेश्चन गलत हो गया। दूसरा ये कि आपने कन्फ्यूजन में मार्क किया था एंड वो गलत हो गया, तो वो तो सेम राइट वाले में भी हुआ था एंड रॉन्ग वाले में भी हो रहा है, तो इसमें भी आप वही करेंगे। अगर आपने तुक्का मारा गलत हो गया या फिर कन्फ्यूजन में गलत हो गया, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एंड उस क्वेश्चन को अपनी डाउट कॉपी में मेंशन जरूर करेंगे। दूसरी बात ये आती है कि आपने सिली मिस्टेक कर दी एंड वो गलत हो गया, तो सिली मिस्टेक्स तो ब्लंडर है एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। आप लोग सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, तो सिली मिस्टेक्स के लिए आप सिंपली कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको टिप्स बता देती हूँ। जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप ये देखिए कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन अगर आपसे कह रहा है कि इनकरेक्ट आपको इसमें से चूज़ करना है तो आप इनकरेक्ट को सर्कल बना लीजिए जिससे कि आप सिली मिस्टेक्स ना करें। करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट को सर्कल बना लीजिए जिससे कि आपसे सिली मिस्टेक्स ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आ जाता है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर सर्कल बना लीजिए कि आपसे क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। उस थिंग को, उस पर्टिकुलर वर्ड को आप अंडरलाइन या फिर सर्कल कर ले, जिससे कि बहुत ज़्यादा कम चांसेस हो जाते हैं आपकी सिली मिस्टेक्स होने के। फिजिक्स है तो उसमें यूनिट्स हैं, अगर यूनिट्स को जरूर अंडरलाइन करके पढ़िए कि पता चला आपको यूनिट चेंज करके कैलकुलेशन करनी हो, आपने विदाउट चेंजिंग कैलकुलेशन कर दी एंड आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आया मान लीजिए हमारा 45 एंड 45 ही ऑप्शन भी दिया था, ऑप्शन ए दिया हुआ था और हमने मार्क कर दिया। पर जब घर पे आके हमने देखा तो ऑप्शन डी भी 45 दिया हुआ था एंड डी वाले की यूनिट करेक्ट थी, ए वाले की यूनिट गलत थी, तो ये हमारी सिली मिस्टेक हो गई ना। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट ऑप्शन देखकर करेक्ट उसे मार्क कर देना है, भले ही फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्यों ना हो, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन जरूर मूव करना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, अंडरलाइन करना है क्वेश्चन क्या मांग रहा है या फिर उस पर सर्कल करना है। दूसरा ये कि यूनिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एंड थर्ड ये कि कभी भी एक ऑप्शन पढ़ के आंसर मार्क नहीं करना है, सारे ऑप्शन को एक बार जरूर पढ़ना है। तो ये तो हो गए आपकी सिली मिस्टेक्स को कवर करने के या फिर सिली मिस्टेक्स ना करने के आपके कुछ पॉइंट्स। इसके बाद में हम लोग वापस से अपने मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आता है आपका, अगर आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो आप उस टाइम पर कुछ नहीं कर सकते। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए आप सिंपली अपनी डेली जो रूटीन है, आपका जो डेली रूटीन है आपकी स्टडीज़ का, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। कि आप मान लीजिए 50 क्वेश्चंस करते हैं फिजिक्स के तो 60 करना स्टार्ट कर दीजिए, 10 क्वेश्चंस और बढ़ा दीजिए जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस से ही बेटर हो सकती है, इसका वन एंड द ओनली सॉल्यूशन यही है। नेक्स्ट आता है आपकी OMR फिलिंग में ही मिस्टेक हो गई।
OMR फिलिंग की मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है, जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे लगता है कि किसी ने जहर ही दे दिया, मतलब हमने किया था एंड हमारी OMR गलत हो गई। इसकी वजह से काफ़ी लोगों के सिलेक्शन भी रुक जाते हैं OMR फिलिंग में मिस्टेक की वजह से। तो अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि आप OMR फिलिंग में मिस्टेक करते हैं अभी टेस्ट में, तो एग्जाम में ऐसा ना हो उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं OMR फिलिंग की। अब आप डेली टेस्ट तो दे नहीं रहे हैं, हो सकता है कि आपका सिलेबस अभी बाकी है एंड डेली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की, आप टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना, मान लीजिए आप टोटल 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर 100 क्वेश्चन बायो के सॉल्व कर रहे हैं, तो बायो के जो आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, आप अपने पास प्रिंट करवा के बहुत सारी OMR शीट्स रख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए गूगल पे से पिक्चर एंड उसको प्रिंट करवा के बहुत सारी OMR शीट्स रख लीजिए। डेली जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, टेस्ट पेपर नहीं है वो, भले ही क्वेश्चन प्रैक्टिस ही क्यों ना हो आपकी, आप OMR में मार्क कीजिए। वैसे मार्क करते हैं ना, वैसे ना करके डायरेक्टली OMR में मार्क कीजिए। होगा क्या, उससे आपकी OMR में एक्यूरेसी बनने लगेगी एंड जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आप अपनी OMR फिलिंग में मिस्टेक नहीं करेंगे। ये हो गए आपके जो करेक्ट, इनकरेक्ट, ये वाले दोनों सेक्शन। नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम अटेम्प्ट नहीं करते, या तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा टफ लग रहे होते हैं, या फिर वो हमने टॉपिक ही नहीं पढ़ा हुआ होता, या फिर वो आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें कन्फ्यूजन होता है बट हम लोग श्योर नहीं होते ना, कन्फ्यूजन होता है तो हम उसे स्किप कर देते हैं कि घर पर जाके देखेंगे क्या होता है। तो इस वाले सेक्शन के लिए अगर वो टफ था या फिर वो सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा था, तो उसे आप डेफिनेटली पढ़ेंगे। आउट ऑफ सिलेबस था तो ज़्यादा उसको टेंशन नहीं लेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। अगर वो क्वेश्चन ऐसा है जो कि कन्फ्यूजन में आपने छोड़ा था, तो आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे एंड सेम उस क्वेश्चन को अपनी डाउट कॉपी में मेंशन करेंगे। तो ये आपके कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अपनी टेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं। इस टाइप की टेस्ट एनालिसिस को आप फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक टेस्ट की एनालिसिस करने के बाद दूसरे में 100 मार्क्स अपने बढ़ा लेंगे। हो सकता है कि 2 से 3 टेस्ट आपको लगे। 2 से 3 टेस्ट जब भी आप अपनी एनालिसिस करेंगे तो पहली वाली में हो सकता है 1 से 1.5 घंटा लगे, दूसरी में 1 घंटा लगे और तीसरी में आपको आधे घंटे में ही आपका काम हो जाए। प्रैक्टिस से आपका टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा एंड एटलीस्ट आप जब 3 टेस्ट की एनालिसिस कर लेंगे ना, तो आई एम डैम श्योर कि आपका 4th टेस्ट बेटर ही होने वाला है। 4th टेस्ट में आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। मैंने काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनका 2 महीने के अंदर 400 से 600 तक स्कोर भी बढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट एनालिसिस की प्रोसीजर को यूज़ करके। तो आप भी यूज़ करके देखिए, अभी भी काफ़ी टाइम है आपके एग्जाम में। डेफिनेटली ये जो टेस्ट एनालिसिस है आपका स्कोर बहुत अच्छे से बूस्ट करवा सकता है। अगर आप भी टेस्ट एनालिसिस अभी तक नहीं करते थे तो करना स्टार्ट कर दीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।